Bismillahirrahmanirrahim, starting with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum to everyone. Hope you are all fine, safe and sound. Today we will learn about classical and new classical organization theory. Basically both theories are applied in organization. First of all, we have to clear the concept of classical and new classical organization theory. Classical is old and traditional theory, and new classical is modification and extended version of classical theory. New means something new. So new classical theory, that it's not a change theory, it's a little bit modification, and then it's called new classical theory. Now continue from classical organization theory. It is the oldest theory of organization. We also say that it's a traditional organization theory. It is originated from the writing of classical management thinkers. ये इसकी जो इब्तदा हुई थी क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की, वो क्लासिकल मैनेजमेंट के थिंकर्स से हुई थी जिन्होंने इसके बारे में लिखा था. सच एज ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हेनरी फ्यूल. 14 प्रिंसिपल्स हैं विच वी विल डिस्कस इन फर्दर स्लाइड्स. साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी टेलर. Classical theory focused on getting the best people and equipment and scrutinizing each production task. क्लासिकल थ्योरी का जो मेन फोकस था वो इस चीज़ के ऊपर था कि बेस्ट पीपल एंड इक्विपमेंट लेकर आने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड हर प्रोडक्शन टास्क को स्क्रूटनाइजिंग करना है, उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करनी है. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन नीड्स, देयर मेन फोकस इज ऑन बेस्ट पीपल एंड बेस्ट इक्विपमेंट एंड स्क्रूटनाइजिंग ईच प्रोडक्शन टास्क. Now classical approach. Classical theory represent traditionally accepted views about organization. क्लासिकल थ्योरी रिप्रेजेंट करती है, नुमाइंदगी करती है ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड व्यूज़. वो व्यूज़ जो रिवायती जो पीछे से बहुत पिछले टाइम से जो है वो एक्सेप्टेड व्यूज़ हैं, जो माने जाते हैं, उनको जो है वो एक्सेप्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. जैसा कि एग्जाम्पल है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो गया, एंड देन सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. कुछ प्रिंसिपल्स होंगे मैनेजमेंट के, कुछ असूल होंगे मैनेजमेंट के, और वही दो चीज़ें उनके गोल को अचीव करने के लिए इनफ होंगी. एडम स्मिथ ने कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के बारे में. लेट्स डिस्कस अबाउट इट. Division of labor. Division of labor has caused a greater increase in production than any other factor. According to Adam Smith, वो ये कहते थे कि डिवीज़न ऑफ लेबर, जब हम मज़दूर की तकसीम कर देते हैं तो उससे हमारी प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है दैन एनी अदर फैक्टर. किसी दूसरे अवामिल से इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती जितनी डिवीज़न ऑफ लेबर से इंक्रीज़ होती है हमारी प्रोडक्शन. Now wages of labor. In this section, Smith describes how the wages of labor are dictated primarily by the competition among laborers and masters. इस सेक्शन के अंदर स्मिथ डिस्क्राइब करते हैं कि वेजेस ऑफ लेबर जो है, मतलब जो मज़दूरों के जो काम की उन्हें पेमेंट मिलती है, वो किस तरह से बुनियादी तौर पर तय की जाती है जब कंपटीशन होता है अमंग लेबर्स और मास्टर्स के दरमियान. लेबर्स मज़दूरों के दरमियान और मास्टर्स जो उनके मालिकान होते हैं उनके दरमियान. व्हेन लेबर्स bid against one another for limited opportunities for employment, the wages of labor collectively fall. जब लेबर्स एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जब हमारे पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होंगी एम्प्लॉयमेंट की, जब हमारे पास काम के इतने मौके नहीं होंगे, तो उससे क्या होगा कि मज़दूर कम पैसों में भी काम करने के लिए एग्री कर लेंगे. तो वो जितने ज़्यादा अपने पेमेंट गिराते जाएंगे, उसी तरह वेजेस ऑफ लेबर जो है वो कलेक्टिवली गिरती जाएगी. एज अगेंस्ट वेयर एज उसके कंपेयर उसके बात की जाए, वेयर एज व्हेन एम्प्लॉयर्स कम्पीट अगेंस्ट वन अनदर. जो एम्प्लॉयर्स हैं जो काम देते हैं मज़दूरों को, सिंपल वर्ड्स में हम उनको ठेकेदार भी कह सकते हैं, वो जब एक दूसरे के अगेंस्ट कंपटीशन करते हैं, कम्पीट करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, जब वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुकाबला करते हैं कि हम वो लिमिटेड सप्लाईज़ करेंगे लेबर को एक
महदूद हद तक जो है वो सप्लाई करेंगे लेबर्स की, मज़दूरों की, तो इससे क्या होता है कि लेबर की वेजेस जो हैं वो कलेक्टिवली बढ़ जाती हैं। Production and exchange. The wealth of nations begins with Smith explaining production and exchange and their contribution to national income. यहाँ पे स्मिथ एक्सप्लेन कर रहे हैं, वजाहत कर रहे हैं कि किसी भी कौम की जो दौलत है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज से, पैदावार से और तबादले से, एंड देयर कंट्रीब्यूशन, और उसका कितना कंट्रीब्यूशन शिरकत होती है कौमी आमदनी के अंदर, नेशनल इनकम में। यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ पिन फैक्ट्री, यहाँ पे वो एक पिन फैक्ट्री के एग्जाम्पल को यूज़ कर रहे हैं। स्मिथ शोज़ हाउ स्पेशलाइजेशन कैन बूस्ट ह्यूमन प्रोडक्टिविटी इनॉर्मसली, किस तरह से जो है वो स्पेशलाइजेशन इंसान की प्रोडक्टिविटी को, पैदावार को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में हेल्पफुल साबित होता है। जब आप किसी डिसिप्लिन के अंदर स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं या कोई भी स्किल एक्वायर कर लेते हैं तो वो आपकी ह्यूमन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में किस तरह आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है। बाय स्पेशलाइजेशन के ज़रिए पीपल कैन यूज़ देयर टैलेंट्स, वो अपने टैलेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, एंड एक्वायर स्किल्स, और वो कोई भी हुनर जो है वो हासिल कर सकते हैं। एंड दे कैन एम्प्लॉय लेबर सेविंग मशीनरी टू बूस्ट प्रोडक्शन, और वो मज़दूरी को बचाने वाली मशीनरी पर मुलाजमत कर सकते हैं अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। देन दे एक्सचेंज दोज स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट्स, और उसके बाद वो अपनी उस स्पेशल प्रोडक्ट्स को जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं, स्प्रेडिंग द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन अक्रॉस द होल पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन के दरमियान अपनी उस स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स को जो है, फ़ायदों को जो है वो फैला देते हैं। How far and how fast the benefit spreads depend on how wide and efficient is the market. कितनी तेज़ी के साथ और कितनी जल्दी बेनिफिट फैलता है ये डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी और कितनी मौसर मार्केट है। Often employers try to reach market in their own interest and call on governments to help them. अक्सर एम्प्लॉयर्स जो शॉपकीपर्स होते हैं, जिनकी मार्केट्स में शॉप्स होती हैं, वो ट्राई टू रिच मार्केट, वो क्या करते हैं, मार्केट को रिच करने की जो है वो कोशिश करते हैं, अपने मफाद के लिए, अपने ख़ुद के इंटरेस्ट के लिए जो है वो धांधली करते हैं और गवर्नमेंट से कहते हैं कि वो उनकी हेल्प करे। But the best interest of ordinary people are served if policy makers avoid such interventions and promote open competition. अगर पॉलिसी मेकर जो पॉलिसी बनाते हैं वो इस तरह की मुदाखलतों को अवॉइड कर दें और प्रमोट करें ओपन कंपटीशन को, तो इससे क्या होता है कि आम बंदा जो है वो अपनी खदमत फराहम करेगा उसके अंदर जिसमें उसका बेस्ट इंटरेस्ट होगा, और इससे प्रमोट मिलेगा, फ़रोग़ मिलेगा ओपन कंपटीशन को। ये स्मिथ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं इन क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, कुछ असूल हैं क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के। द ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की, ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है हायरार्की के कुछ असूलों को। हायरार्की कहते हैं दर्जाबंदी को। ईच लोअर ऑफिस इज़ अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ अ हायर वन, हर लोअर ऑफिस कंट्रोल में और निगरानी में होता है हायर वन के, उसको हायरार्की कहते हैं। स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिट्स, स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर विच वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड्स, वो एग्जिट्स होती है वेयर बाय इंडिविजुअल आर असाइंड, जिसके तहत जो है हर इंडिविजुअल को असाइन किया जाता है, एलोकेट किया जाता है अ लिमिटेड नंबर ऑफ जॉब टास्क, कुछ जॉब के टास्क उसको लिमिटेड नंबर ऑफ जॉब टास्क उसको असाइन कर दिए जाते हैं, एलोकेट कर दिए जाते हैं, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और कुछ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं। ऑफिशियल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स गाइड द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिशियल हिकमत अमलियाँ और तरीक़ाकार होते हैं जो गाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सरगर्मियों को। ऑफिशियली तौर पे वो पहले से ही जो है वो प्रोसीजर्स और पॉलिसीज़ को बना के रख देते हैं और वहीं से गाइडेंस मिलती है वहाँ के एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्यूल, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest, remuneration, the degree of centralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure of personnel, initiative, aspect the COP. These all 14 principles which we will discuss in next slides.
Henry Fayol, 14 Principle of Management. The administrative theory was proposed by Henry Fayol. एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी थी, रिलेट करती है रनिंग टू द बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रपोज की थी, तजवीज़ की थी, जिसकी हेनरी फायल ने। जो इसका पहला प्रिंसिपल था, डिवीज़न ऑफ वर्क, मींस काम को तकसीम कर देना। द वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग द इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशलाइजेशन। काम को डिवाइड कर देना चाहिए इंडिविजुअल्स के दरमियान ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशलाइजेशन। जिस चीज़ में उनको महारत हासिल है, जिसमें उन्होंने स्पेशलाइजेशन की है, अकॉर्डिंग टू दिस उनको काम डिवाइड कर देना चाहिए। सो एज टू इंश्योर देयर फुल फोकस ऑन द इफेक्टिव कंप्लीशन ऑफ द टास्क असाइन टू देम, ताकि इस चीज़ की यकीन दहानी हो सके कि उनका जो पूरा फोकस है वो अपने इफ़ेक्टिवली, मतलब मौसर तरीके से जो है अपने काम को कंप्लीट करने में हो, जो उनको असाइन किया गया है। जैसे एचआर का बंदा है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, तो उनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो फाइनेंस में होनी चाहिए। मार्केटिंग अगर है तो मार्केटिंग में होनी चाहिए, और एचआर है तो उसको एचआर में उसकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। अगर हमें वर्क एक्सपीरियंस की नीड है तो उसका वर्क एक्सपीरियंस भी एचआर में होना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन वी हायर द इंडिविजुअल and give the responsibility and task to them. Authority and responsibility. The authority and responsibility are related to each other. Authority और responsibility एक दूसरे से relate करते हैं. They are belonging to each other. इन दोनों का आपस में ताल्लुक है। कैसे? लेट्स डिस्कस अबाउट इट। अथॉरिटी मीन्स द राइट टू गिव ऑर्डर्स, वाइल द रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स बीइंग अकाउंटेबल। अथॉरिटी मतलब कि आपको ये राइट दिया जाता है कि आप ऑर्डर दे सको, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का मतलब ये है कि आप उसके अकाउंटेबल भी हो, जवाबदेह भी हो। दस टू वूम सो एवर द अथॉरिटी इज़ गिवन टू द एग्जैक्ट ओबीडियंस मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर एनीथिंग दैट गोज़ रॉन्ग। तो अथॉरिटी उसी को दी जाती है जो एग्जैक्ट ओबीडियंस है, जो कंप्लायंस करता है, बात को मानता है, ओबे करता है, और वो फिर अकाउंटेबल भी होता है, जवाबदेह भी होता है अगर कुछ भी ऐसा गलत हो जाए तो उसका। द थर्ड प्रिंसिपल इज़ डिसिप्लिन। द इंडिविजुअल्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी वेल डिसिप्लिन। जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो वेल डिसिप्लिन होने चाहिए, बात उन्हें माननी चाहिए, कोड ऑफ बिहेवियर, एवरीथिंग दे शुड फॉलो। द डिसिप्लिन रिफर्स टू द ओबीडियंस। डिसिप्लिन रिफ़र करता है ओबीडियंस से कि किस तरह से आप बात को मानते हो, अपने हायर लेवल के मैनेजर्स की, आप किस तरह से बिहेवियर शो करते हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका क्या बिहेवियर है टूवर्ड्स अदर्स। रिस्पेक्ट शोन बाय द एम्प्लॉयज़ टूवर्ड्स अदर, किस तरह से आप रिस्पेक्ट शो करते हो एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ, वहाँ पे किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, मैनेजर कैसे बिहेव कर रहा है अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, सबॉर्डिनेट्स का क्या बिहेवियर है अपने दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ, जितने भी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं लोग, उनका आपस में एक दूसरे के साथ बिहेवियर कैसा है, वो किस तरह से रिस्पेक्ट शो करते हैं और वो ओबीडियंसी शो करते हैं या नहीं करते, ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन के अंदर आ जाती हैं। Now, unity of command. According to this principle, an individual in the organization must receive order from only one supervisor. इस प्रिंसिपल के मुताबिक इंडिविजुअल जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ एक सुपरवाइज़र से जो है वो ऑर्डर रिसीव करता है। इन केस एन इंडिविजुअल हैज़ द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप विद मोर देन वन सुपरवाइज़र, देन देयर मे बी मोर कॉन्फ्लिक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू हुज इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड। अगर ऐसा केस हो कि इंडिविजुअल को जो है वो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी कि उसको बताना पड़े, एक से ज़्यादा सुपरवाइज़र को उसे रिपोर्ट करनी पड़े जो भी उसे टास्क असाइन किया होगा, तो इससे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं कि किसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है और किसकी इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करनी। तो इंडिविजुअल को एक ही सुपरवाइज़र होता है जिससे उन्हें इंस्ट्रक्शन लेनी भी होती हैं और इंस्ट्रक्शन रिपोर्टिंग भी उन्हें करनी होती है। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। An employee is responsible to only one supervisor, who is return is responsible to only one supervisor, and so अब the organizational hierarchy, जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन की hierarchy चल रही है वहाँ पर ये सिलसिला चलता है कि हर बंदा दूसरे बंदे को रिस्पॉन्सिबल होता है।
वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन मैनेजर, जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वर्कर्स हैं, वो एक ही मैनेजर से जो है वो ऑर्डर रिसीव करते हैं। ईच एम्प्लॉय हैज़ ओनली वन बॉस, हर एम्प्लॉय का एक बॉस होता है या एक कमांडर होता है। इन अदर वर्ड्स अ सब ऑर्डिनेट मस्ट रिपोर्ट टू ओनली वन सुपरवाइज़र, अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए कि जितने भी वहाँ पे सब ऑर्डिनेट हैं उन्हें रिपोर्ट करनी है सिर्फ एक सुपीरियर को, अपने से बड़े एक ही सुपीरियर को करनी होती है। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द सूप, यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है कि एक ही सूप को बहुत सारे कुक्स बनाने बैठ जाएं तो वो सूप का सत्यानाश हो जाएगा। Now unity of direction. Unity of direction means all the individual or group performing different kind of task must be directed towards the common objective of the organization. जितने भी इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरीके के किस्म के उनके पास काम है, जो उनकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी तरफ है। डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर, एक मैनेजर डायरेक्ट कर रहा है, उन्हें डायरेक्शन दे रहा है, रास्ता दिखा रहा है। यूजिंग वन प्लान, प्लान भी एक यूज़ किया जा रहा है फॉर अचीवमेंट ऑफ वन कॉमन गोल, एक कॉमन जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए एक ही प्लान यूज़ किया जा रहा है। पर्टिकुलर एक्टिविटी मस्ट बी डायरेक्टेड विथ सिंगल प्लान, एक ख़ास जो एक्टिविटी होती है वो किस तरफ डायरेक्ट कर रही होती है, हमें किस तरफ डायरेक्शन दे रही होती है, एक सिंगल प्लान के ऊपर। जैसे हमें अगर बात करें कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ों पे काम हो रहा होता है, लेकिन उनका जो असल मकसद होता है वो ये क्या होता है, वो कॉमन गोल को अचीव करना होता है, जो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन गोल होता है। तो ये कॉमन सी बात है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग डिफरेंट तरीके का काम कर रहे हैं। जैसे मैंने मार्केटिंग, फाइनेंस और एचआर की आपको एग्जांपल दी, तो उनका जो सबका काम है वो असल में ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करने के लिए हो रहा है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट वही जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन होता है, और सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल यानी कि वहाँ पे जो लोअर इन रैंक और पोजीशन में काम कर रहे हैं सब ऑर्डिनेट, वो इंडिविजुअल उनकी बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस असूल के मुताबिक द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट मस्ट बी कोइंसाइड टू गेट द टास्क अकम्प्लिश्ड, किसी भी काम को मुकम्मल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का और इंडिविजुअल का जो है वो इत्तफाक होना चाहिए। द इंडिविजुअल मस्ट नॉट प्लेस हिज पर्सनल इंटरेस्ट ओवर द कॉमन इंटरेस्ट इन केस देयर अ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो इंडिविजुअल को जो है वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट वहाँ पे नहीं लाना चाहिए ओवर दी कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन इंटरेस्ट है उस कॉमन इंटरेस्ट के बजाय अपने इंटरेस्ट की बात नहीं करनी चाहिए कि वो जो चाहता है वो नहीं होना चाहिए, अगर इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात की जा रही है यहाँ पे। नाउ रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनेल, रिम्यूनरेशन यानी कि वहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज। द पेमेंट मेथड शुड बी फेयर इनफ सच दैट बोथ द एम्प्लॉयज़ एंड द एम्प्लॉयर्स आर सेटिस्फाइड, जो पेमेंट मेथड है वो बिल्कुल सही होना चाहिए ताकि जो बोथ एम्प्लॉयज़ वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, मुलाजमीन, और जो उन एम्प्लॉयर्स जो हैं, जो मैनेजर्स वगैरह जो उनको काम देते हैं, वो दोनों सेटिस्फाइड हों। ऐसा नहीं है कि आप किसी बंदे से बहुत ज़्यादा काम ले रहे हैं और आप उसको सैलरी कम दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों से आप काम कम ले रहे हैं और उनको सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं। यहाँ की हम एग्जाम्पल दे सकते हैं प्राइवेट स्कूल्स की, कि प्राइवेट स्कूल में टीचर्स से काम बहुत ज़्यादा लिया जाता है, अगर देखा जाए तो उनकी सैलरीज इतनी नहीं होती हैं। और गवर्नमेंट स्कूल की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट टीचर्स काम इतना नहीं करती हैं और उनकी सैलरीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ बात की जा रही है कि जो सैलरीज पेमेंट मेथड है वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए, कि आप जिस बंदे से जितना काम ले रहे हो तो उसको उसका पेमेंट भी जो है वो उसकी फेयर होनी चाहिए, कि जितना काम लिया है उतनी उसे पेमेंट भी की जाए। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, दरअसल सेंट्रलाइजेशन इज़ अ पार्ट ऑफ 14 प्रिंसिपल, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन को भी इसमें ऐड किया है। सेंट्रलाइजेशन क्या है? व्हेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लाइज विद इन फ्यू हैंड्स इट्स कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। इस पिक्चर में भी देख सकते हैं आप कि जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी चंद हाथों में दे दी जाती है या सिर्फ एक के पास पावर होता है कि वो डिसीशंस ले सके, तो उसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं।
यहाँ पे एग्जांपल दूंगी, अगर एक स्कूल है वहाँ पे प्रिंसिपल को बिठा दिया है एज अ शो पीस की तरह, लेकिन उसे ये राइट नहीं दिया गया, ना ही उसे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, कुछ भी सही या गलत हो रिलेटेड टू स्टूडेंट एंड टीचर, वो कोई एक्शन नहीं ले सकती, उसे ये अथॉरिटी नहीं दी गई। उसे जब भी कोई प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है तो वो डायरेक्टर से जो है वो रुजू करेगी, तो उसको हम कहेंगे सेंट्रलाइजेशन। लेकिन उसके बरक्स हम अगर देखें डिसेंट्रलाइजेशन, व्हेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज शेयर्ड एट डिफरेंट लेवल्स, दैट्स कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी शेयर कर दी जाती है डिफरेंट लेवल्स के ऊपर तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। यही अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी प्रिंसिपल को दी जाए कि कुछ भी अगर टीचर और स्टूडेंट में गलत हो रहा है तो आप एक्शंस ले सकती हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो उसको कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब छोटी छोटी बातों के लिए अपर लेवल के पास जाने के बजाय आपको ये अथॉरिटी दे दी जाए कि आप उसको खुद हैंडल कर लो और ख़ुद उसके ऊपर एक्शन ले सको। यहाँ पे जैसे हमारे गवर्नमेंट सिस्टम में भी देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दे दी गई है, लोकल गवर्नमेंट बना दी गई है। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड, जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। Scalar chain. This means there should be a proper hierarchy in the organization that facilitates the proper flow of authority and communication. इसका मतलब ये है कि एक प्रॉपर मुनासिब हिरारकी होनी चाहिए, दर्जा बंदी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, that facilitates the proper flow of authority and communication, जो फैसिलिटेट करे एक मुनासिब फ्लो अथॉरिटी का और कम्युनिकेशन का, यानी कि ऊपर से जो नीचे तक अथॉरिटी और कम्युनिकेशन का एक फ़्लो बना हुआ आ रहा है, या लोअर से अपर लेवल तक जो एक फ़्लो बना हुआ आ रहा है कम्युनिकेशन अथॉरिटी का, वो एक प्रॉपर होना चाहिए जो फैसिलिटेट करे। इट सजेस्ट दैट ईच इंडिविजुअल मस्ट नो फ्रॉम whom he shall get instructions and to whom he is accountable to। ये सजेस्ट करता है कि हर इंडिविजुअल जो है उसे पता होना चाहिए कि उसको किससे इंस्ट्रक्शंस लेनी है, किससे हिदायत लेनी है और किसको वो जवाबदेह होगा। मतलब वहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑल्सो इसके साथ साथ द कम्युनिकेशन आइदर गोइंग अप, ये कम्युनिकेशन का बातचीत का जो सिलसिला है, चाहे ये ऊपर की तरफ जा रहा हो और डाउन या नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो, मस्ट पास थ्रू ईच लेवल ऑफ अथॉरिटी। वो पास होना चाहिए लेवल ऑफ अथॉरिटी के ज़रिए। ऐसा नहीं है ऊपर से डायरेक्ट लोअर लेवल के बंदों को जो है वो बात बता दी गई, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे अथॉरिटी दे दी जाती है वैसे वैसे कम्युनिकेशन का जो सिलसिला है वहाँ से चीज़ें पास होती हुई लोअर लेवल तक आती हैं। इन सर्टेन सर्कमटेंसेस, कुछ हालात में ऐसा होता है वेयर द क्विक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे हमें मतलब कम्युनिकेशन की जल्दी मतलब बात ऊपर पहुंचानी होती है, क्विक फ्लो चाहिए होता है कि मतलब ज़रूरी होता है कि बात ऊपर जल्दी पहुंचानी है। द रिजिडिटी ऑफ अ स्केलर चेन कैन पोस्ट प्रॉब्लम, तो ये जो सख्ती होती है स्केलर चेन की, ये कभी कभार प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। मतलब कहीं पे नाइंसाफ़ी हो रही है, फेवरेटिज़म और बाइसेस हो रहा है, तो आप वो चीज़ डायरेक्ट अपर लेवल पे नहीं बता सकते, तो इस तरह की जो रिजिडिटी होती है तो वो कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। Order. This principle is related to the systematic arrangement of things and people in the organization. ये principle relate करता है, एक systematic arrangement होता है according to plan, हमने जो है वो arrangement किया हुआ होता है चीज़ों का और लोगों का organization के अंदर। This mean every material should be in its place. इसका मतलब है कि जितना जो मटेरियल है वो अपनी जगह पर होना चाहिए। एंड देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरी मटेरियल, और हर मटेरियल के रखने के लिए एक जगह पहले से तय की जाती है। जब हम लोग कोई भी प्लान करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिसाइड की हुई होती हैं। लाइकवाइज इन द केस ऑफ पीपल, अ राइट मैन शुड बी इन द राइट जॉब। अगर हम एग्जांपल दें यहाँ पे लोगों की कि सही बंदा सही जॉब के लिए होना चाहिए। जैसे अगर मार्केटिंग का बंदा है, उसकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मार्केटिंग में है तो वो मार्केटिंग में ही होना चाहिए। इसी तरह HR और फाइनेंस की एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसी तरह हम स्कूल में टीचर्स के सब्जेक्ट की भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जिस टीचर ने जो सब्जेक्ट पढ़ा है तो हम उसको
उसी से रिलेटेड जो है वो जॉब देते हैं। और अगर मटेरियल की बात की जाए तो फैक्ट्रीज़ में मटेरियल रखने के लिए पहले से जगह फ़िक्स कर दी जाती है। जैसे स्कूल्स में जो है वो कंप्यूटर लैब बना दी जाती है कि वहाँ पे कंप्यूटर अरेंज किए जाएंगे। नाउ इक्विटी, ऑल द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली विद रिस्पेक्ट टू द जस्टिस एंड काइंडलीनेस। इस प्रिंसिपल में ये कि जितने भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन्हें इक्वली ट्रीट करना चाहिए, बराबर ट्रीट करना चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ, जस्टिस के साथ, इंसाफ के साथ और रहमदिली के साथ। किसी के साथ कोई बाइसेस, फेवरेटिज़म नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी पे कोई ख़ार है तो आप वो निकालोगे, या अगर आपका कोई फेवरेट एम्प्लॉई है तो आप उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, या बाइसेस कोई तासुब वगैरह करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल एम्प्लॉयज़ शुड बी ट्रीटेड इक्वली। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर में एम्प्लॉयज़ के बारे में ये कहा गया कि द एम्प्लॉयज़ शुड बी रिटेन इन द ऑर्गेनाइजेशन एज न्यू अपॉइंटमेंट्स में इनकर ह्यूज सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग कॉस्ट। अगर आप न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर करते हो तो उसके अंदर बहुत बड़ी सिलेक्शन का एक प्रोसेस होता है और ट्रेनिंग भी आपको उसके अंदर एम्प्लॉयज़ को देनी होती है। तो कोशिश करो कि जो आपकी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहने दो, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से जाने नहीं दो। इस प्रिंसिपल के अंदर इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया। नाउ इनिशिएटिव, द मैनेजर मस्ट मोटिवेट हिज सबऑर्डिनेट्स टू थिंक एंड टेक एक्शंस टू एग्जीक्यूट द प्लान। मैनेजर्स को उस प्लान के ऊपर अमल करने के लिए, वो जो मंसूबाबंदी उन्होंने बनाई है, जो प्लान है उसके ऊपर अमल करने के लिए मैनेजर्स को चाहिए कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करें, कि जो सब ऑर्डिनेट्स हैं वो सोचें उस बारे में और एक्शंस लें रिगार्डिंग देयर प्लान। एंड दे मस्ट बी इनकरेज्ड टू टेक इनिशिएटिव एज दिस इंक्रीजेस द ज़ील एंड एनर्जी अमंग द इंडिविजुअल्स। इससे क्या होता है कि उनकी हौसला अफजाई होती है और वो पहल करते हैं ख़ुद से करने में, और उनके अंदर एक जोश आता है एवरी इंडिविजुअल के दरमियान, और एक उनके अंदर तवानाई पैदा होती है और उन्हें फ़ील होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी भी कोई इम्पोर्टेंस है। ये एक नेचुरल फैक्टर है कि जब आपको इनकरेज किया जा रहा हो तो आप और ज़्यादा, आपके अंदर एनर्जी आती है, ज़ील पैदा होती है, जोश आता है आपके अंदर। नाउ एस्पिरिट द कॉप, दिस मीन्स यूनिटी इन स्ट्रेंथ। जो वहाँ पे स्ट्रेंथ है, जो जितने भी वहाँ पे लोग काम करें ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें उस स्ट्रेंथ में इत्तेहाद होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। Thus, every individual must work together to gain synergy and establish cordial relations with each other. उससे क्या होगा, जब उनके अंदर इत्तेहाद होगा तो हर इंडिविजुअल एक मस्ट वर्क टुगेदर, वो मतलब एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए उन्हें सैनर्जी गेन करने के लिए, मतलब कॉर्पोरेशन और इंटरेक्शन गेन करने के लिए उन्हें एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए ताकि वो इस्टेब्लिश कर सकें कॉर्डियल रिलेशन, एक फ्रेंडली रिलेशन वहाँ पर जो है वो बना सकें, ताकि एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक इन्वायरमेंट जो है वो बहुत अच्छा हो जाए और मिल के काम करने वाला हो जाए और पूरी जो स्ट्रेंथ है उसके अंदर यूनिटी हो। नाउ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक insists that advertising cannot force consumers to buy anything they don't already want to buy. क्रिस्टोफर ने कहा था कि न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वो इस बात पर इसरार करती है कि एडवर्टाइजिंग जो है, जो इश्तहारात होते हैं, वो फोर्स नहीं करते कंज्यूमर्स को कि वो कुछ भी ख़रीदें, क्योंकि वो पहले से ही उस चीज़ को ख़रीदना नहीं चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ पे देखते हैं कि लोकल मार्केट से जो फीमेल जो हैं वो ड्रेसेस ख़रीदती हैं, वो बड़े ब्रांडेड जो शॉप्स हैं उनकी एडवर्टाइजिंग से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ वो इंटरेस्टेड नहीं है उनको ख़रीदने में, तो चाहे लाख एडवर्टाइजमेंट हो, दे डोंट वांट टू बाय, क्योंकि एक माइंडसेट बना हुआ है। इसी तरह लोकल मार्केट्स के जो ब्रांड है वो चाहे कितनी भी एडवर्टाइजिंग कर लें, जो बड़े मॉल्स में ब्रांड्स हैं उनको ख़रीदने वाले जो कंज्यूमर्स हैं वो कभी भी लोकल मार्केट के ब्रांड्स की तरफ नहीं जाएंगे, चाहे कितनी भी एडवर्टाइजमेंट क्यों ना हो, क्योंकि उनका जो माइंडसेट पहले से ही बना हुआ है, जिस चीज़ के वो कस्टमर हैं जिसको वो ख़रीदना चाहते हैं वो उसी को परचेज़ करते हैं।
एग्ज़ाम्पल एक और दे देते हैं, जैसे हम मोबाइल्स की बात करें, जो आईफोन के कस्टमर्स हैं वो चाहे जितनी भी एडवर्टाइजमेंट देख लें, सैमसंग की, सोनी की, नोकिया की, वो नहीं ख़रीदते, और अक्सर तो ऐसा होता है कि स्किप कर देते हैं, दे डोंट इवन वांट टू सी। तो उससे एडवर्टाइजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर बंदे का ऑलरेडी पहले से एक माइंड सेट हुआ हुआ होता है और वो उसी चीज़ को ख़रीदता है जहाँ उसका जो है वो उसका माइंड सेट होता है पहले से, जहाँ वो उसी चीज़ को परचेज़ करता है। तो एडवर्टाइजिंग जो है वो किसी को फोर्स नहीं कर सकती। हाँ, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता होगा कि किसी एडवर्टाइजमेंट से किसी बंदे ने कोई चीज़ ख़रीद ली हो, लेकिन मोबाइल की अगर आप बात करें तो बहुत सारे लोग जिस कंपनी के कंज्यूमर्स होते हैं वो उसी को ही लेना पसंद करते हैं। दे डोंट वांट टू बाय अनदर product of another company. New classical writers emphasized satisfaction of workers, whereas the classical theory emphasized productivity. हमने क्लासिकल थ्योरी अभी पीछे स्लाइड्स में डिस्कस्ड की है, उसमें उसका जो ज़्यादा ज़ोर था, एम्फसाइज्ड किया हुआ था, वो प्रोडक्टिविटी पे दिया गया था कि प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। लेकिन न्यू क्लासिकल के जो राइटर्स थे जिन्होंने इसको लिखा था न्यू क्लासिकल थ्योरी के बारे में, उन्होंने इस बात पे ज़ोर दिया था कि वर्कर का सेटिस्फाई होना भी ज़रूरी है। अगर वर्कर सेटिस्फाई नहीं है तो काम वाली जगह पे असर पड़ सकता है। लेकिन क्लासिकल थ्योरी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि वर्कर सेटिस्फाई हों या ना हो, काम होना चाहिए। लेकिन न्यू क्लासिकल थ्योरी में ये चीज़ न्यू आई थी कि वर्कर्स जो हैं उनकी सेटिस्फेक्शन का होना भी ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इट इज़ नॉट अ न्यू थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन की न्यू थ्योरी नहीं थी इसके अंदर, इट इज़ मेयरली अ मॉडिफिकेशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी। ये जस्ट ओनली इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर दी गई थी, कुछ चीज़ों को ऐड कर दिया गया था, तब्दील कर दिया गया था, एंड देन इट्स कॉल्ड अ न्यू क्लासिकल थ्योरी। The structures of organization suggested by this theory are not suitable in all situation. इसका जो स्ट्रक्चर था न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन का, वो ये सजेस्ट करता था बाय दिस थ्योरी आर नॉट सूटेबल, वो सूटेबल नहीं था हर टाइप की सिचुएशन के लिए। न्यू क्लासिकल थ्योरी क्योंकि कुछ चेंजेस की गई थी, ओवरऑल उसको चेंज नहीं किया गया था इस थ्योरी को, तो वो हर सिचुएशन के हिसाब से सूटेबल नहीं था, मुनासिब नहीं था। उसका ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की बात की जा रही है यहाँ पे, जो सजेस्ट किया गया था, जो पुट फॉरवर्ड किया गया था आगे के लिए। द थ्योरी ओवर एम्फसाइज्ड ऑन ह्यूमन एस्पेक्ट। इस थ्योरी का बहुत ज़्यादा ज़ोर जो था वो ह्यूमन एस्पेक्ट के ऊपर ही दिया गया था, कि इंसानी पहलुओं के ऊपर दिया गया था। कॉन्सिक्वेंटली अदर एस्पेक्ट्स रिमेन इग्नोर्ड और नेग्लेक्टेड। और नतीजतन ये हुआ कि मतलब जो दूसरे जो और पहलू थे उनको इग्नोर कर दिया गया और नज़रअंदाज कर दिया गया, उन एस्पेक्ट्स को। सिर्फ एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन को ही इसमें ज़्यादा और बिहेवियर को देखा गया, और बाकी जो चीज़ें थी वो इग्नोर कर दी गई। New classical theory. The new classical theory is the extended version of the classical theory. क्लासिकल थ्योरी का एक्सटेंडेड वर्जन है न्यू क्लासिकल थ्योरी। इसके अंदर थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया गया, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, और देन उसका न्यू क्लासिकल थ्योरी का नाम दे दिया गया। द क्लासिकल थ्योरी लेड एम्फसाइजेज ऑन द physiological and mechanical variables and considered these as the prime factors in the determining दी एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को डिटरमाइन करना हो, उसका तयन करना हो ऑर्गेनाइजेशन की कारकर्दगी का, तो फिजियोलॉजिकल और मैकेनिकल वेरिएबल्स को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर समझा जाता था, कि मतलब ये दोनों चीज़ों का परफेक्ट होना एक प्राइम फैक्टर समझा जाता था, इम्पॉर्टेंट फैक्टर समझा जाता था, कि यानी कि वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हों फिजियोलॉजिकली परफेक्ट हो, और मैकेनिकल वेरिएबल्स, मैकेनिकल जो चीज़ें हैं उनका भी परफेक्ट होना ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को जो है वो प्राइम फैक्टर समझा जाता था अगर ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी चेक करने की बात आती थी तो। बट व्हेन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज एक्चुअली चेक्ड, लेकिन जब असल में ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को चेक किया गया, इट वॉज फाउंड आउट दैट, तब ये पता चला कि डिस्पाइट द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दीज वेरिएबल्स द पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन द वर्क बिहेवियर वॉज नॉट इवोक्ड। मतलब
फिजियोलॉजिकल और मैकेनिकल वेरिएबल्स का बिल्कुल परफेक्ट होना, वर्कर्स भी परफेक्ट हैं वहाँ पे और मैकेनिकल वेरिएबल्स भी परफेक्ट हैं, उन दोनों चीज़ों के पॉजिटिव एस्पेक्ट होने के बावजूद भी जो था वर्क बिहेवियर में पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं शो हो रहा था, मतलब वर्कर्स सेटिस्फाई नहीं थे, वो चीज़ जो इवोक्ड होनी चाहिए थी वो इवोक्ड नहीं हो रही थी, पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था वर्क बिहेवियर के अंदर, वो इवोक नहीं हो रहा था। Thus, the researchers try to identify the reasons for human behavior at work. तो रिसर्चर्स जो थे उन्होंने ये कोशिश की कि वो आइडेंटिफाई करें उन रीज़न्स को जो काम के अंदर ह्यूमन के बिहेवियर के अंदर होते हैं, वो कौन से ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो है पॉजिटिव बिहेवियर नहीं आ रहा। रिसर्चर ने ये ट्राई किया, कोशिश की कि वो उनको आइडेंटिफाई कर सके। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्लासिकल थ्योरी, और ये वजह बनी न्यू क्लासिकल थ्योरी की, विच प्राइमरली फोकस्ड ऑन द ह्यूमन बींग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ज़्यादातर बुनियादी जो फोकस था वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और असल वजह भी यही बनी थी न्यू क्लासिकल थ्योरी की। दिस अप्रोच इज़ ऑफ्टन रेफर टू, और इस अप्रोच को अक्सर कहा जाता है कि ये बिहेवियर थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी है, इसके बारे में भी आप आगे पढ़ सकते हैं। यू कैन फाइंड मैनी लिटरेचर और मैनी थिंग्स इन इंटरनेट, इस थ्योरी को भी आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसमें बिहेवियर की बात की गई है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंसानों का जो बिहेवियर है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, और ह्यूमन रिलेशन और इंसान के रिलेशन आपस में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, ये दोनों चीज़ों जो थी ये न्यू क्लासिकल थ्योरी के अंदर आती हैं, बिहेवियर थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच इन ऑर्गेनाइजेशंस। The new classical theory posits that an organization is the combination of both the formal and informal forms of organization. New classical theory जो है वो ये assume करती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉम्बिनेशन है फॉर्मल और इनफॉर्मल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का कॉम्बिनेशन है ऑर्गेनाइजेशन, रस्मी और गैर रस्मी मजमुआ है, विच इज़ इग्नोर्ड बाय द क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, जिसको क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में इग्नोर कर दिया गया था। द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म ड्यू टू द सोशल इंटरेक्शंस बिटवीन द वर्कर्स affects and gets affected by the formal structure of the organization. जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो हम सोशल इंटरेक्शन से फॉर्म्ड होता है, जब हम समाज में लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं बिटवीन द वर्कर्स, वर्कर का जब सोशल इंटरेक्शन होता है उससे फॉर्म होता है हमारा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, जो अफेक्ट्स करता है हमारे वर्कर्स को एंड गेट्स अफेक्टेड, और उससे वो असरअंदाज होते हैं हमारे वर्कर्स, और फिर वो हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है वो उससे अफेक्टेड होता है, और वर्कर्स पहले इफेक्ट होते हैं और उसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मल स्ट्रक्चर इफेक्ट होता है उससे। यूजुअली आमतौर पर द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट एग्जिट, आमतौर पर ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का और इंडिविजुअल पर्सन का जो है वो जो इंडिविजुअल का जिसमें इंटरेस्ट होता है, दिलचस्पी होती है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एग्जिट्स करते हैं, मौजूद होते हैं। दस द नीड टू इंटीग्रेट दीज अराइजेस, तो उनको जो है वो पहले से ही जम कर लेना चाहिए, उनको फिर जम करने की ज़रूरत पड़ती है। जब ऑर्गेनाइजेशन के और इंडिविजुअल के कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में हो जाएं, इंडिविजुअल अपना इंटरेस्ट शो करे, तो ऐसा अगर वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए ऑर्गेनाइजेशन में तो फिर उसको जो है जम करने की, इंटीग्रेट करने की भी जो है उसको ज़रूरत पड़ती है कि उसको उठने से पहले ही दबा लिया जाए। The new classical theory asserts that an individual is diversely motivated and wants to fulfill certain needs. यहाँ पे न्यू क्लासिकल थ्योरी इस बात पे जोर दे रही है कि इंडिविजुअल डाइवर्सली मोटिवेटेड होता है, मुख्तलिफ तरीक़ों से मोटिवेट होता है अपनी कुछ सर्टेन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, जो चाहता है कि वो उसकी पूरी हो जाएं ज़रूरियात। तो हर बंदे की डिफरेंट पर्सनैलिटी है, हर एम्प्लॉय, हर सब ऑर्डिनेट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उनकी डिफरेंट पर्सनैलिटी है, पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, बिहेवियर डिफरेंट है, तो मोटिवेट भी डिफरेंट तरीके से होंगे, हर बंदे की सेम नीड नहीं होगी।
तो ये यहाँ पे न्यू क्लासिकल थ्योरी ये एक्सप्लेन करिए। द कम्युनिकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट यार्डस्टिक टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम एंड टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है कम्युनिकेशन के ज़रिए, वो यहाँ पे कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट यार्डस्टिक का रोल प्ले कर रही है। यार्डस्टिक एक पैमाइश करने वाली स्टिक है, यहाँ पे कम्युनिकेशन वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि एफिशिएंसी अगर चेक करनी है हमें इंफॉर्मेशन की जो ट्रांसफ़र हो रही है एक ऑर्गेनाइजेशन के एक लेवल से दूसरे लेवल के ऊपर, तो वो कैसे कर सकते हैं कम्युनिकेशन के ज़रिए। द टीम वर्क इज़ द प्री रेक्विजिट फॉर द साउंड फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टीम वर्क जो है वो एक मतलब साउंड फंक्शनिंग के लिए एक शर्त होती है, ज़रूरी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक अच्छी फंक्शनिंग के लिए जो है टीम वर्क एक शर्त होती है, प्री रेक्विजिट होती है, ज़रूरी होती है। आप ये समझ लें कि मतलब एक जब टीम वर्क मिलकर काम करेंगी और उनका बिहेवियर आपस में अच्छा होगा तो वो फिर फंक्शनिंग साउंड फंक्शनिंग भी होगी, एक अच्छी फंक्शनिंग भी होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड दिस कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू अ बिहेवियर अप्रोच। और ये सिर्फ बिहेवियर अप्रोच के ज़रिए ही हम हासिल कर सकते हैं कि इंसान के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके। हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू ईच अदर, कैसे इंडिविजुअल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, किस तरह से वो एक दूसरे पे असरअंदाज हो रहे हैं, कैसे वो एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये एग्जाम्पल दी गई है। बिहेवियर थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है मैंने अपनी स्लाइड में। बिहेवियर थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट को एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड वर्किंग कंडीशंस आर इम्पॉर्टेंट इन अचीविंग वर्कर प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉय का सेटिस्फाई होना और वर्किंग कंडीशंस जो हैं, जो काम करने वाली जगह पे जो हालात हैं, किस तरह का इन्वायरमेंट है, किस तरह की कंडीशंस हैं, वो इम्पॉर्टेंट होती है वर्कर की प्रोडक्टिविटी को अचीव करने के लिए, कि वर्कर अपना काम जो कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से करे। उसको अचीव करने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वर्किंग कंडीशन का बेटर होना और एम्प्लॉय का सेटिस्फाई होना। द अचीवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर द रिजल्ट ऑफ द कंबाइंड एफर्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल। पिछली साइड में टीम वर्क की बात हो रही थी, यहाँ पे वही एक्सप्लेन करती हूँ मैं कि जब एक बंदा, जब मिलकर बहुत सारे लोग काम करते हैं तो वो अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तो होती है, लेकिन वो सबकी कंबाइंड एफर्ट होती है। हर इंडिविजुअल की जो एफ़र्ट है वो कंबाइंड एफर्ट हुई, और वो कंबाइंड एफर्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की अचीवमेंट होती है। वो रिजल्ट किसका होता है? कंबाइंड एफर्ट का, ऑफ ईच इंडिविजुअल की। This theory is how the manager should behave to motivate the employees and encourage them to perform at high levels and be committed to the achievement of organizational goals. ये थ्योरी जो थी वो ये बताती थी कि मैनेजर को किस तरह से बिहेव करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, और किस तरह से उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने बेस्ट लेवल के ऊपर परफॉर्म कर सकें और अपनी जॉब के साथ कमिटेड रहें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। इसके बाद और भी थ्योरीज आई, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी आई जो मॉडर्न स्ट्रक्चर मॉडल्स के ऊपर थी, जो आजकल के ऑर्गेनाइजेशन के एम्स को फॉलो करते हुए बनाई गई थी कि ऑर्गेनाइजेशन जब डिफरेंट चीज़ों से इंटरेक्ट करती है तो वो कैसे अपने आप को ग्रो करेगी, उन चीज़ों से अफेक्ट होने के बजाय बल्कि वो उन चीज़ों से जो है वो ग्रो करे, चाहे वो एक्सटर्नल हो या चाहे वो इंटरनल हो। वो दोनों चीज़ों से इफ़ेक्ट ना हो, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ों से इफ़ेक्ट नहीं हो, बल्कि उन दोनों हालात को देखते हुए जो है वो अपने आप को उसके अंदर ग्रो करे। बहुत सारी एग्जांपल्स इसमें आपको मिल जाएंगी, जैसे कि हमारी आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो सोप की हैं, जो जैसे लाइफ बॉय की एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि लाइफ बॉय ने अपने आप को कैसे ग्रो किया। कंपटीशन बहुत आ गया मार्केटिंग के अंदर, मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत आ गया, डिफरेंट सोप्स आ गए, तो उन हालात में लाइफ बॉय ने अपनी प्रोडक्ट्स की पैकिंग वगैरह चेंज की और अपनी न्यू प्रोडक्ट्स लाना शुरू कर दी, बजाय उसके कि वो उससे अफेक्ट होती, उसने अपने आप को और ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर दिया। इसी तरह लक्स की भी एग्जांपल ले सकते हैं कि डे बाय डे लक्स जो है वो अपने आप को जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है वो उसके साथ साथ जो है वो अपने आप को और ज़्यादा ग्रो करते जा रहे हैं। डिफरेंट ऐसे ही हम मोबाइल कंपनीज़ की एग्जांपल ले सकते हैं कि हर न्यू ईयर में मोबाइल के डिफरेंट जो है वो मॉडल्स आते हैं, तो वो बजाय उनके अपने आप को अफेक्ट नहीं होने देती हैं वो कंपनीज़ अपने आप को, कंपटीशन जितना भी आ रहा है मार्केटिंग में, तो वो उससे इफ़ेक्ट नहीं होती हैं, वो अपने आप को कंटिन्यूसली ग्रो करने में लगी हुई होती हैं। Thank you for your attention. Allah Hafiz.